हेलो एवरीवन, आई एम निखिल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। सदियों से हम सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर शुरुआत में हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता होगा, और इससे भी बड़ा सवाल अगर कुछ होगा तो वो ये कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। और अब इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की हेल्प से हम पहली बार इन सभी सवालों के जवाब पाने वाले हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द साइंस कम्युनिटी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम डिकेड्स। ये कॉस्मोलॉजी में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ था 1996 में और जिसके लॉन्च को प्लान किया गया था 2007 में। बट ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे डिले करते रहना पड़ा और फाइनली 20 साल बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। इस टेलीस्कोप की कॉस्ट मेकिंग $10 बिलियन यानी 7,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। हो सकता है कि जब ये वीडियो रिलीज़ हो तब तक ये टेलीस्कोप लॉन्च हो चुका हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये टेलीस्कोप स्पेस साइंस के एक बिल्कुल ही नए इरा को ओपन करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड वेलकम टू एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर कि कैसे ये इस ब्रह्मांड के रहस्यों को एक एक करके एक्सप्लोर करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि ये किसी भी रॉकेट के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए इसको स्पेस में ले जाने के लिए हमें इसे फोल्ड करना होगा और एक स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च करना होगा। लॉन्च के बाद ये टेलीस्कोप एक प्रिसाइज वे में अनफोल्ड होगा, जिसे इंजीनियरिंग का एक मिरेकल ही बोला जा सकता है, क्योंकि सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ इस टेलीस्कोप को रॉकेट के वायोलेंट वाइब्रेशन को भी फेस करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर को करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि अगर हमने इसे सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया तब भी इस टेलीस्कोप का ऑर्बिट इतना दूर और अनस्टेबल है कि अगर अनफोल्डिंग या कोई भी और प्रॉब्लम आई तो हम इसे वहाँ जाकर ठीक भी नहीं कर सकते, जैसे हम हबल टेलीस्कोप में करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इस प्रोजेक्ट के डिले में। हज़ारों टेस्ट और रिसर्च ही एक ऑप्शन था ये मेक श्योर करने का कि सब परफेक्टली और प्रिसाइसली हो। और ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो पूरा अनफोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख ही सकते हैं कि ये बाकी टेलीस्कोप से कितना डिफरेंट है। इसमें एक बहुत ही बड़ा हेक्सागोनल मिरर है जो कि 18 स्मॉलर हेक्सागोन से मिलकर बना है। इतने बड़े मिरर से टेलीस्कोप ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को कैप्चर कर पाएगा और हम बहुत हाई क्वालिटी में इमेजेस की स्टडी कर पाएंगे। इस टेलीस्कोप में लाइट इस बड़े मिरर से होते हुए दूसरे मिरर में रिफ्लेक्ट होती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 3 मिरर एनास्टिग्मेट। बेसिकली इसका मतलब है कि लाइट सेंसर्स में जाने से पहले 3 बार और रिफ्लेक्ट होंगी और सभी रिफ्लेक्शंस का एक स्पेसिफिक कॉज है। जो बड़ा मिरर है वो एक कॉन्केव मिरर है जो बकेट की तरह लाइट को कैप्चर करता है, और ये सभी लाइट फोकस होती हैं एक दूसरे मिरर पे जो इसके फ्रंट में है। फिर ये मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं एक टर्शरी मिरर पे जो इस लाइट को अगेन रिफ्लेक्ट करती हैं फाइन स्टेयरिंग मिरर में। ये सभी रिफ्लेक्शंस इमेज स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं और एनास्टिग्मेटिज्म को भी कम करती हैं। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था इस टेलीस्कोप का वो था इस जाइंट मिरर को बनाना, जो कि स्मॉल 18 मिरर से बना है। ये मिरर्स बने हैं बेरिलियम से, जो कि बहुत ही लाइट और स्टिफ मटेरियल है और ये स्पेस के कोल्ड टेम्परेचर में भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। इस टेलीस्कोप में गोल्ड की प्लेटिंग भी की गई है, पर ये गोल्ड लेयर बहुत ही थिन लेयर है जो कि अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर्स की है, और इसीलिए इन जाइंट मिरर्स के 25 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए सिर्फ 48 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का ही यूज़ हुआ है। अब आखिर इस गोल्ड का यूज़ किया क्यों गया? इसका फर्स्ट रीज़न है कि गोल्ड बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में इंफ्रारेड लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, और दूसरा रीज़न है कि ये बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल है जिससे मिरर्स में कोई कोरोसिव प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये अपनी पूरी लाइफ में ऐसे ही शाइन करते रहेंगे। इस जाइंट मिरर के पीछे इस टेलीस्कोप के कैमराज एंड स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो कि बने हैं मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड और आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन के कॉम्बिनेशन से, जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देते हैं। अनदर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस टेलीस्कोप में है वो है इसकी सनशील्ड, जो इसे सूरज की किरणों से बचाती है। इस शील्ड की लेंथ 20 मीटर्स है और विड्थ 6 मीटर्स है। पर सवाल ये है कि आखिर टेलीस्कोप को सन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? इसका रीज़न सिंपल है।
सन की रेज से जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है उससे इमेजेस में बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन मिलता है और रिफ्लेक्शन भी स्टेबल नहीं होती, और इसीलिए अगर मिरर्स कोल्ड रहें तो हमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, मीनिंग ये हीट सेंसिटिव टेलीस्कोप है, और इसीलिए अगर सन की हीट इस पर पड़ेगी तो इसके सेंसर्स ऑलरेडी सैचुरेट हो जाएंगे और इमेजेस नहीं बनेंगी, और इसी रीज़न से मिरर्स को कोल्ड रखा गया है। ये सनशील्ड 5 लेयर से मिलकर बनी है और मेटल एंड प्लास्टिक कोटेड है जिसे कैप्टन कहते हैं, और इसी सनशील्ड की वजह से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सन्स हीट टेलीस्कोप तक आ पाती है और टेलीस्कोप की इमेजेस को स्टेबल रखती है। सनशील्ड के कारण टेलीस्कोप के शैडो वाले पार्ट का टेम्परेचर सनशील्ड के प्रोटेक्शन के कारण -220 सेल्सियस से भी कम होगा, और वहीं इसका अपोजिट बहुत गर्म। जस्ट फॉर अ फैक्ट, एक साइड पे एग फ्राई हो जाए और दूसरे में पानी इंस्टेंटली फ्रीज हो जाए। बेसिकली टेलीस्कोप स्पेस में कुछ इस तरह से फ्लो करेगा ताकि सन रेज हमेशा ही इस टेलीस्कोप के बॉटम यानी सनशील्ड को ही हिट करें और मिरर्स हमेशा शील्ड की शैडो में ही रहें, जिससे हमारा ऑप्टिक्स कोल्ड रहेगा और इमेजेस शार्प एंड स्टेबल। टेलीस्कोप के वार्मर साइड पे यानी सनशील्ड के साइड पे स्पेसक्राफ्ट बॉक्स है जिसमें सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाईज, रॉकेट इंजन्स, फ्यूल टैंक्स, ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड कंप्यूटर प्रेजेंट हैं। एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है इस टेलीस्कोप का वो है रिएक्शन व्हील्स, जो कि स्पेसक्राफ्ट को एक राइट डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। टेलीस्कोप में 2 रॉकेट जेट्स भी प्रेजेंट है जिनका 2 इम्पॉर्टेंट वर्क है। पहला, इस टेलीस्कोप की ऑर्बिट को मेंटेन करने का, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल ऑर्बिट है, और दूसरा रिएक्शन व्हील के एंगुलर मोमेंटम को अनलोड करने में। अब ये रिएक्शन व्हील क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली रिएक्शन व्हील का यूज़ स्पेसक्राफ्ट को एक पॉइंट में ओरिएंट रखने के लिए होता है बिना किसी रॉकेट की यूज़ से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई बाइक फ्लाई करती है तब एक तरह से वो वेटलेस होती है, जस्ट लाइक अ स्पेसक्राफ्ट, लेकिन तब भी राइडर्स बाइक की नोज को अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करके। अगर वो एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक ऊपर जाती है, क्योंकि जो रिएक्शन टॉर्क है वो बाइक के व्हील को अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कराती है, और अगर उनको पुल करना है तो वो ब्रेक लगा के स्पिनिंग टॉर्क को बंद करते हैं, जिससे बाइक की नोज नीचे आ जाती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट स्पेसक्राफ्ट में भी अप्लाई होता है। उनमें कुछ व्हील्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और उनको एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करके स्पेसक्राफ्ट को प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखा जाता है। एक और बात जो सबसे फैसिनेटिंग है इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की, कि हम इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड रखना चाहते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जो सन रेज टेलीस्कोप को हिट करती हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं टेलीस्कोप पे, जिसको सोलर रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एयर फ्लो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है शिप्स पे और वो सेल करती हैं। सोलर रेडिएशन प्रेशर भी बिल्कुल ऐसा ही है, पर फर्क ये है कि ये बहुत ही स्मॉल प्रेशर अप्लाई करती हैं, पर क्योंकि स्पेसक्राफ्ट वैक्यूम में है और जीरो ग्रेविटी में है तो ये प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट को डिसऑर्बिट कर सकता है। और इसी को टैकल करने के लिए हम रॉकेट्स एंड रिएक्शन व्हील्स का यूज़ करते हैं, और क्योंकि रॉकेट्स एंड रिएक्शन व्हील्स फ्यूल का यूज़ करते हैं तो इसीलिए यही दोनों इस स्पेसक्राफ्ट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड करते हैं, जो कि अप्रॉक्स 10 ईयर्स है। वैसे ये सब जानने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर हम इस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने की जगह अर्थ पे ही इंस्टॉल क्यों नहीं करते। वेल, इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स एंड अदर एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स से आ रहे वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इसे स्पेस में सेंड किया जाता है। इस टेलीस्कोप की लॉन्च लोकेशन है फ्रेंच गुयाना और इसे एरियन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये L2 पॉइंट पर जाएगा। अब L2 पॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, पर यहाँ पर सिंपली आपको बताने के लिए इन पॉइंट्स को लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है और कोई भी बॉडी वहाँ रिलेटिवली स्टेबल रहती है। जेम्स वेब का ऑर्बिट इसीलिए भी स्टेबल है क्योंकि ये अर्थ को नहीं, एक्चुअली में सन को ऑर्बिट करेगा।
ये टेलीस्कोप 0.6 माइक्रोन से लेकर 28 माइक्रोन्स तक की वेवलेंथ को देख सकता है, जिसका मीनिंग है कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड पोर्शन के साथ साथ डीप इंफ्रारेड लाइट को देख पाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड वेवलेंथ को देखने की सेंसिटिविटी अब तक की बनाई सभी टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी में सबसे ज़्यादा है, और ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, वो है रेड शिफ्ट। हम ये बात जानते हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इसीलिए अगर कोई लाइट किसी स्टार और किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से निकलती है तो उस लाइट का एक्सपेंशन होता रहता है जैसे जैसे वो ट्रेवल करती है, और जो लाइट एज अ विजिबल स्पेक्ट्रम में निकली थी वो एक्सपैंड होते होते इंफ्रारेड में शिफ्ट हो जाती है, और अगर हम इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैच नहीं करते तो हम कभी भी उसे नहीं देख पाएंगे जो एज अ विजिबल लाइट स्टार्ट हुई थी, और इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। और उन यूनिवर्स में जहाँ एक्सपांशन हो रहा है और जहाँ हम कुछ देखना चाहते हैं वो सब हमसे दूर जा रहे हैं, और इसीलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में उन ऑब्जेक्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बनाया गया है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वेवलेंथ के लिए। ये इमेज जो कि ली गई थी हबल टेलीस्कोप से रिप्रेजेंट करती है UDFJ 395 गैलेक्सी को, जो कि लोकेटेड है अर्थ से लगभग 3.4 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे। और हम ये भी जानते हैं कि ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स ओल्ड है, मीनिंग ये गैलेक्सी जो हम देख रहे हैं ये बिग बैंग के जस्ट कुछ मिलियन ईयर्स बाद बनी होगी। और आप देख ही रहे हैं कि इससे जो लाइट आ रही है वो कितनी रेड शिफ्टेड हो गई है, और इसीलिए हम इसे अच्छे से देख भी नहीं पा रहे। हो सकता है कि ये गैलेक्सी अब एग्जिस्ट भी नहीं करती हो, पर इससे निकलती लाइट आज भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है, और ये विजिबल ना होकर इंफ्रारेड में बदल गई है। और यहीं पे रोल आता है जेम्स वेब का, जिसे एक टाइम मशीन भी बोला जा सकता है। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वेब टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के एग्जैक्ट उस रूप को दिखाएगा जब वो बिग बैंग के बाद सिर्फ 100 to 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड था। इससे न केवल वैज्ञानिकों को उस समय हुए प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी, पर शायद ये हमारे वर्तमान के ब्रह्मांड के समझ को भी बदल दे। जेम्स टेलीस्कोप का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये डस्ट क्लाउड्स के पार भी देख सकता है। एक्चुअली में ये डस्ट क्लाउड्स विजिबल लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और इसीलिए इसे ना हम देख सकते हैं और ना ही हबल टेलीस्कोप। लेकिन क्योंकि इंफ्रारेड लाइट बहुत कम इफेक्ट होती हैं, इसीलिए ये डस्ट क्लाउड को पेनिट्रेट कर लेती हैं, और इसीलिए न केवल जेम्स वेब उन क्लाउड के पीछे देख पाएगा, बल्कि वो इन स्टार्स एंड प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को और अच्छे से जान पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वेब टेलीस्कोप साइंटिस्ट की हेल्प करेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को फाइंड करने में। वेब की हेल्प से हम एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड करेंगे और उनके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ सब्सटेंस को वेब टेलीस्कोप आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। हालांकि इन सब्सटेंस की प्रेजेंस लाइफ का डेफिनेटिव साइन नहीं है, बट इनकी प्रेजेंस ये क्वेश्चन जरूर करेगी कि आखिर CO2 एंड मीथेन वहाँ प्रोड्यूस कैसे हुए, या फिर कि क्या वहाँ पे पहले से कोई लाइफ थी। सदियों से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, और अब हम पहली बार जेम्स वेब की हेल्प से उन सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। जब हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था तब उसने स्पेस की दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया था, और अब जेम्स वेब के लॉन्च के बाद स्पेस साइंस का एक पूरा ही नया एरा शुरू होगा। सो लेट्स जस्ट होप कि ये मिशन सक्सेसफुल ज़रूर हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आई विश एवरीवन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। Until then, stay safe and stay wonderful.